हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ। ठीक है, और हम लोग क्या पढ़ रहे थे? किडनी एंड यूरिनरी सिस्टम से रिलेटेड डिजीज़ के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, उसमें हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था स्टोन के बारे में, रीनल स्टोन के बारे में। ठीक है, तो पहले उसको रिवाइज करते हैं और फिर जो हमारा आज का टॉपिक है जो है रीनल फेलियर, उसको कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो रिवाइज करते हैं हम रीनल स्टोन को। क्या होता है रीनल स्टोन और कैसे फॉर्म होता है? तो रीनल स्टोन कैसे फॉर्म होता है? जो यूरिन में हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट होते हैं, वाटर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कुछ सॉलिड पार्टिकल्स भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जैसे कि यूरिक एसिड हो गया। तो क्या हो जाएगा, ये सब का अमाउंट अगर बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये सॉलिडिफाई हो जाएंगे। सॉलिडिफाई होने के बाद क्या होगा, ये क्रिस्टल बन जाएंगे और हमारा स्टोन फॉर्मेशन हो जाएगा पेशेंट में, रीनल स्टोन। उसको क्या बोलते हैं? रीनल स्टोन। ठीक है, उसका दो टर्म था, नेफ्रोलिथियासिस एंड यूरोलिथियासिस। नेफ्रोलिथियासिस मीन्स क्या होता है? रीनल स्टोन, ठीक है, इन किडनी में स्टोन होना। और यूरोलिथियासिस मीन्स क्या होता है? स्टोन इन यूरेटर। ओके, क्लियर हो गया। उसका नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़े थे? व्हाट इज द टाइप ऑफ रीनल स्टोन? तो दो टाइप के रीनल स्टोन थे मेनली। सबसे पहला था रेडियो ओपेक एंड नेक्स्ट क्या था? रेडियो लुसेंट। ठीक है, रेडियो ओपेक क्या था? जो वाइटिश इन कलर था एंड लाइट था। और रेडियो लुसेंट क्या था? जो डार्क इन कलर था और ब्लैकिश था। ठीक है, उसका एग्जाम्पल क्या था? वाइट स्टोन, जैंथिन स्टोन, ये सब उसका एग्जाम्पल है। ठीक है, और हम लोग टाइप्स ऑफ स्टोन क्या देखे थे? 5 टाइप के स्टोन देखे थे, याद है आपको? सबसे पहला क्या था? क्या था? यूरिक एसिड क्रिस्टल था। नेक्स्ट क्या था? कैल्शियम ऑक्जेलेट था। उसके बाद क्या था? सिस्टीन स्टोन था। उसके बाद क्या था? वाइट स्टोन था। उसके बाद क्या था? उसके बाद क्या था नेक्स्ट? कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन। ठीक है, तो इन 5 टाइप्स ऑफ स्टोन को हम लोग डिटेल में पढ़े थे, तो रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्या था? यूरिक एसिड क्रिस्टल। यूरिक एसिड क्रिस्टल कैसे फॉर्म होंगे? सिंपल सी बात है सर। यूरिक एसिड क्रिस्टल कैसे होते हैं? वो प्यूरिन से बने होते हैं। यूरिक एसिड किससे बनते हैं? प्यूरिन से। तो जब प्यूरिन का अमाउंट हमारे बॉडी में बढ़ जाएगा तो यूरिक एसिड क्रिस्टल फॉर्म हो जाएंगे। और यूरिन का सोर्स क्या है? एडनिन, ग्वानिन, ये सब क्या है? प्यूरिन है। ठीक है, तो ये सब ज़्यादा लेंगे तो क्या हो जाएगा? यूरिक एसिड स्टोन। ये क्या होते हैं? सॉफ्टेस्ट स्टोन है यूरिक एसिड स्टोन, इसलिए इसका कोई पार्टिकुलर शेप नहीं होता है, बट मेनली इसको रोम्बॉइड शेप बोल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या पढ़े थे हम लोग? कैल्शियम ऑक्जेलेट स्टोन। कैल्शियम ऑक्जेलेट स्टोन कब फॉर्म होता है? जब हमारे यूरिन में कैल्शियम एंड ऑक्जेलेट का अमाउंट बढ़ जाता है, उससे क्या फॉर्म होता है? कैल्शियम ऑक्जेलेट स्टोन। ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ का स्टोन है और इसका शेप क्या होता है? इनवेलप शेप। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़े थे? स्टुबाइट स्टोन। स्टुबाइट स्टोन किससे होता है फॉर्म? ये इसको ट्रिपल फॉस्फेट स्टोन बोलते हैं। ये मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड अमोनियम फॉस्फेट की वजह से फॉर्म होता है। इसको क्या बोलते हैं? ट्रिपल फॉस्फेट स्टोन। ठीक है, और इसका शेप क्या होता है? कॉफिन लीड शेप इसका शेप होता है। ठीक है, और एक बात और याद रखिएगा जो मैंने प्रीवियस क्लास में आपको नहीं बताया था, कि जो स्टुबाइट स्टोन होते हैं ये क्या होते हैं? ये प्रोटियस बैक्टीरिया की इन्फेक्शन की वजह से होते हैं। याद करिए, हम लोगों ने पढ़ा था यूटीआई में प्रोटियस का इन्फेक्शन। तो जो स्टुबाइट स्टोन होते हैं उनका वन ऑफ द कॉज क्या है? प्रोटियस इन्फेक्शन। हो गया क्लियर? नेक्स्ट पर जाएँ। नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़े थे? कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन। कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन क्या होता है? जब हमारे यूरिन में कैल्शियम एंड फॉस्फेट का अमाउंट बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन। नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़े थे? कौन सा स्टोन? सिस्टीन स्टोन। सिस्टीन क्या होता है? सिस्टीन एक सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड है। ठीक है, अगर इसका अमाउंट हमारे यूरिन में बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? सिस्टीन स्टोन हो जाएगा। इसका शेप क्या होता है? हेक्सागोनल शेप होता है और सबसे हार्डेस्ट स्टोन है। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया, आगे बढ़े। ठीक है, तो 5 टाइप का स्टोन क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट क्या पढ़े? व्हाट इज द कॉजेज ऑफ स्टोन फॉर्मेशन। किसी पेशेंट में स्टोन फॉर्मेशन के क्या कॉज हो सकते हैं? सबसे पहला कॉज क्या था हमारा? याद करिए, जेनेटिक कॉज हो सकता है, डिहाइड्रेशन की वजह से हो सकता है। ठीक है, कम पानी पिएगा पेशेंट तो उसकी वजह से हो सकता है, या फिर मोर यूज़ ऑफ डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स का ज़्यादा यूज़ करने से क्या हो जाएगा? पानी का लॉस होगा हमारे बॉडी में, तो पानी कम होगा, डिहाइड्रेशन, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? पेशेंट को रीनल स्टोन हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा? उसके बाद क्या कॉज था इसमें? हाइपर कैल्सीमिया या फिर हाइपर पैराथायराइडिज्म। ठीक है, मतलब कैल्शियम का अमाउंट बढ़ जाने से होगा, या फिर डेयरी प्रोडक्ट या फिर प्यूरिन रिच डाइट लेने की वजह से भी पेशेंट को हो सकता है, या फिर इन्फेक्शन यूटीआई की वजह से भी पेशेंट को रीनल स्टोन हो सकता है। ठीक है, तो ये सारे कॉजेज है रीनल स्टोन के। उसके बाद क्या था? डायग्नोसिस। डायग्नोसिस क्या था रीनल स्टोन का? तो सबसे पहला डायग्नोसिस में क्या करते हैं हम लोग? यूएसजी, सीटी स्कैन। नेक्स्ट क्या था? केएफटी, किडनी फंक्शन टेस्ट देखते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट या फिर यूरिक एसिड ये सब का अमाउंट बढ़ा है कि घटा है, उसी से पता चलेगा ना कि कौन सा स्टोन होगा या नहीं। ठीक है, उसके बाद क्या था? यूरिन एग्जामिनेशन करते हैं, यूरिन एनालिसिस जिसको बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ से, यहाँ तक कॉज क्लियर हो गया आपका, डायग्नोसिस क्लियर हो गया, टाइप्स ऑफ स्टोन क्लियर हो गए। नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़े थे? व्हाट इज द क्लिनिकल फीचर ऑफ रीनल स्टोन। ठीक है, तो हम लोगों ने सबसे पहला क्या पढ़ा था? फ्लैंक पेन। फ्लैंक पेन हो गया, और वो कहाँ तक रेडिएट होंगे? वो वल्वा से लेकर टिप ऑफ पेनिस तक रेडिएट होंगे मेल में। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था क्लिनिकल फीचर्स में? हेमेचूरिया पढ़ा था, नोजिया एंड वोमिटिंग पढ़ा था, फ्रीक्वेंट हो सकता है जब इन्फेक्शन की वजह से क्या होगा पेशेंट को, हाई ग्रेड फीवर भी हो सकता है। तो ये सब क्या थे? क्लिनिकल फीचर्स ऑफ रीनल स्टोन। क्लियर हो गया? हो गया क्लियर। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था? व्हाट इज द मैनेजमेंट ऑफ रीनल स्टोन।
ठीक है। रीनल स्टोन किसी पेशेंट को होगा तो उसको मैनेज कैसे करेंगे, कौन से डाइट देंगे, उसको पढ़े थे। तो मैनेजमेंट में क्या करेंगे हम लोग देखेंगे सबसे पहले यूएसजी में कि जो साइज है रीनल स्टोन का वो कितना है। अगर साइज़ 5 mm से कम है तो उसको हम लोग कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट देकर पेशेंट को ठीक कर सकते हैं, मीन्स उसके रीनल स्टोन को एलिमिनेट कर सकते हैं, उसको गला सकते हैं, बोल सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हाइड्रेशन को मेंटेन करना पड़ेगा। अगर पेशेंट को पेन हो रहा है तो उसको पेन किलर देना है, ठीक है। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। उसके बाद अगर पेशेंट का स्टोन लेस देन 2 सेंटीमीटर है या फिर मोर देन 2 सेंटीमीटर है तो क्या करना पड़ेगा, स्टोन का साइज बढ़ गया, उसमें क्या करना पड़ेगा, सर्जरी करना पड़ेगा। तो अगर लेस देन 2 सेंटीमीटर है तो हम लोग सिंपल इन्वेजिव प्रोसीजर है जिसको परफॉर्म करते हैं, जिसका नाम है ESWL, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है बताइए, एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी। एंड नेक्स्ट क्या था, जिसमें 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा अगर साइज़ का स्टोन होगा तो क्या करेंगे हम लोग, परक्यूटेनियस लिथोट्रिप्सी करेंगे, ठीक है। परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोट्रिप्सी। क्लियर हो गया यहाँ तक। उसका डाइटरी मैनेजमेंट में हम लोग क्या पढ़े थे कि हम लोग देंगे किस टाइप का स्टोन है, ठीक है, उस टाइप का डाइट पेशेंट को देंगे। अगर मान लीजिए कैल्शियम स्टोन है, कैल्शियम फॉस्फेट या फिर कैल्शियम ऑक्सीडेट, तो क्या देंगे पेशेंट को, लेस कैल्शियम रिच डाइट देंगे। अगर यूरिक एसिड का स्टोन है तो क्या करेंगे हम लोग, लेस प्यूरिन रिच डाइट देंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग ने क्या पढ़ा था, ये विटामिन के है वो क्या करता है, कैल्शियम ऑक्सीडेट स्टोन के फॉर्मेशन को इनहिबिट करता है, ये सब ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, हम पेशेंट को बोलेंगे हाइड्रेशन मेंटेन रखने के लिए। तो ये सब करके हम लोग क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं रीनल स्टोन को। क्लियर हो गया, रीनल स्टोन यहाँ पे खत्म हो गया। ओके, तो नेक्स्ट हमारा क्या टॉपिक है उसका, रीनल फेलियर। क्या होता है रीनल फेलियर, याद है हम लोगों ने टर्म एक और आता है कार्डियक फेलियर या फिर हार्ट फेलियर। उसमें क्या होता है कि हार्ट का जो भी फंक्शन है वो उसको अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाता है, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हार्ट फेलियर या फिर कार्डियक फेलियर। सेम रीनल फेलियर में होगा। रीनल मीन्स क्या होता है, किडनी का फेलियर मीन्स जो भी किडनी का फंक्शन है, जैसे फिल्ट्रेशन हो गया, एसिड बेस बैलेंस हो गया, ठीक है, नाइट्रोजनस वेस्ट या फिर जो भी वेस्ट है उसको एलिमिनेट करना हो गया। इसको अगर अच्छे से किडनी परफॉर्म नहीं कर रहा है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, बोलेंगे कि भाई किडनी जो है वो फेल हो गया, मीन्स रीनल फेलियर हो गया है। क्लियर हो गया। अब रीनल फेलियर दो टाइप के होते हैं, एक्यूट रीनल फेलियर एंड क्रॉनिक रीनल फेलियर, ठीक है। एक्यूट रीनल फेलियर को हम लोग अभी पढ़ेंगे, फिर क्रॉनिक को बाद में पढ़ेंगे एक्यूट के पढ़ने के बाद, ठीक है। तो पता चलेगा आपको क्या होता है किडनी फेलियर, क्या होता है रीनल फेलियर, क्या होता है जब हमारा रीनल सिस्टम किडनी जो है वो अपने फंक्शन को अच्छे से परफॉर्म नहीं करता है तो हम लोग बोलते हैं भाई रीनल फेलियर हो चुका है, ठीक है। तो पढ़ते हैं हम लोगों ने क्या लिखा है इसका डिफिनीशन। इसका डिफिनीशन क्या है रीनल फेलियर का, दैट इट इज़ इनएबिलिटी ऑफ किडनी टू फिल्टर एंड रिमूव वेस्टेज ऑफ ब्लड, ठीक है। हम यूरिन कैसे फॉर्म होता है, जो ब्लड होते हैं पहले हमारे ग्लोमेरुलस में आते हैं, ठीक है। उसके बाद पीसीटी डीसीटी जो हमारा फिल्टरिंग यूनिट्स है वहाँ से प्यूरिफाई होकर और यूरिन का फॉर्मेशन होता है। लेकिन जो ब्लड है, ठीक है, उससे अगर मेरा किडनी उसको फिल्टर नहीं कर पा रहा है, उससे जो वेस्ट है उसको रिमूव नहीं कर पा रहा है तो यूरिन नहीं फॉर्म होगा, तो क्या हो जाएगा, रीनल फेलियर हो जाएगा, ठीक है। इसके दो टाइप होते हैं, एक्यूट रीनल फेलियर एंड क्रॉनिक रीनल फेलियर, जिसको हम लोग CKD भी बोलते हैं, ठीक है, क्रॉनिक किडनी डिजीज भी बोलते हैं। क्लियर हो गया। तो एक्यूट रीनल फेलियर का क्या मतलब है, वर्ड से ही क्लियर है, एक्यूट मीन्स सडन, शॉर्ट टाइम के लिए। तो एक्यूट रीनल फेलियर में क्या होता है, सडन लॉस ऑफ किडनी फंक्शन फ्रॉम फ्यू आवर्स टू डेज, ठीक है। ये ज़्यादा दिन तक नहीं होता है और ये रिवर्सिबल होता है, ठीक है। सडन होता है, सडन लॉस ऑफ किडनी फंक्शन एंड फ्रॉम फ्यू आवर्स टू डेज। क्लियर हो गया, एक्यूट रीनल फेलियर क्लियर हो गया। क्रॉनिक रीनल फेलियर क्या होता है, क्रॉनिक क्या होता है, मोर देन 3 मंथ्स, ठीक है, मतलब लॉन्ग ड्यूरेशन तक जो हमारा किडनी है वो सही से फंक्शन नहीं कर पा रहा है, ठीक है, वो सही से यूरिन प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, तो और लॉन्ग ड्यूरेशन है, मोर देन 3 मंथ्स है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे भाई, ये क्रॉनिक रीनल फेलियर है, ठीक है। ये क्या है, सीवियर फॉर्म ऑफ वन ऑफ द सीवियर फॉर्म ऑफ किडनी डिजीज है एंड इसमें हीमोडायलिसिस की जरूरत पड़ सकती है, ठीक है, पेशेंट को। तो क्लियर हो गया क्या होता है रीनल फेलियर, एक्यूट क्लियर हो गया, सडन होता है एंड ये फ्यू आवर्स टू डेज तक होता है। क्रॉनिक बहुत लॉन्ग टाइम तक किडनी में फंक्शन नहीं कर पा रहा सही से, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्रॉनिक रीनल फेलियर, ठीक है। हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं व्हाट इज एक्यूट रीनल फेलियर, ठीक है। एक्यूट रीनल फेलियर मीन्स क्या होता है, जो कि सडन लॉस ऑफ किडनी फंक्शन, उसको क्या बोलते हैं, एक्यूट रीनल फेलियर। एंड ये क्या होता है, रिवर्सिबल हो सकता है, इसको हम लोग ठीक कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया, एक्यूट क्या होता है, रिवर्सिबल होता है। अब क्या होता है एक्यूट रीनल फेलियर के कॉज क्या क्या होते हैं, 3 कारणों की वजह से रीनल फेलियर हो सकता है, हम देखते हैं, ठीक है। तो इसमें 3 टाइप्स के रीजन है, ठीक है। सबसे पहला है प्री रीनल, दूसरा है इंट्रा रीनल एंड थर्ड है रीनल कॉज, ठीक है। तो कॉज में हमें 3 कॉज पढ़ना है। प्री रीनल कॉज क्या होता है, इंट्रा रीनल कॉज क्या होता है, रीनल कॉज क्या होता है, समझते हैं। प्री रीनल कॉज मीन्स किडनी के पहले का कॉज, मीन्स कि कुछ ऐसे चीज़ें हैं, ठीक है, जिनके होने की वजह से किडनी तो मेरा सही है, किडनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कुछ ऐसी चीज़ें हमारी बॉडी में हो रही है
जिसकी वजह से किडनी हमारा फंक्शन नहीं कर पा रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे प्री रीनल कॉज। क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या है, रीनल कॉज। रीनल कॉज में क्या होता है कि किडनी हमारा खराब हो चुका है, ठीक है, किडनी में ही कुछ दिक्कत है, उसको हम लोग बोलते हैं रीनल कॉज। उसका पोस्ट रीनल कॉज क्या होगा कि किडनी मेरा सही है, बट किडनी मेरा काम भी कर रहा है, बट हो सकता है कि जो हमारा पाथवे है वो क्लियर नहीं होगा, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, यूरिन का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, और क्या होगा कि मतलब फ्लूइड इकट्ठा हो रहा है किडनी में, ये सब हो रहा है, जिसकी वजह से रीनल फेलियर हो गया। तो ये सब रीजन है। समझ में आ गया क्या होता है पोस्ट, प्री एंड इंट्रा रीनल कॉज। तो प्री रीनल कॉज में क्या हो सकता है, देखिए ध्यान से, हाइपोवोलेमिया, ठीक है, मीन्स पेशेंट को हाइपोवोलेमिक शॉक हो सकता है, उसके पेशेंट की बॉडी में पानी नहीं होगा, ठीक है, उसको डिहाइड्रेशन होगा, बर्न का पेशेंट होगा, हेमरेज होगा, तो क्या होगा भाई, किडनी के पास पहुंच ही नहीं रहा है कुछ ब्लड, तो कैसे फिल्टर करेगा, तो उस केस को क्या बोलते हैं हम लोग, प्री रीनल कॉज। उसको सबसे पहला क्या है हमारा, हाइपोवोलेमिया। नेक्स्ट क्या है, CHF मीन्स क्रॉनिक हार्ट फेलियर, मीन्स हार्ट अगर अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है तो क्या हो सकता है, वो अच्छे से ब्लड को पंप नहीं कर पा रहा होगा, जिसकी वजह से जो अमाउंट, एडिक्वेट अमाउंट ऑफ किडनी के पास जो ब्लड आना चाहिए वो नहीं आ रहा होगा, जिसकी वजह से फिल्टर नहीं होगा। तो ये भी क्या कॉज है, CHF क्या है, क्रॉनिक हार्ट फेलियर हो गया। उसके बाद क्या है, एसाइटिस। एसाइटिस क्या होता है, जब हमारे एब्डोमिनल कैविटी में फ्लूइड इकट्ठा हो जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, एसाइटिस। उसकी वजह से भी क्या हो सकते हैं, सारा फ्लूइड तो यहाँ इकट्ठा हो गया, तो किडनी के पास कुछ नहीं पहुँच रहा है, किडनी तो अच्छे से वर्क करने के लिए रेडी है, बट उसके पास पहुँच नहीं रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसाइटिस हो गया है। तो उसमें भी हो सकता है रीनल फेलियर। उसका नेक्स्ट क्या है, कुछ ड्रग्स की वजह से, जैसे एनसेड्स, इस सब के साइड इफेक्ट से भी रीनल फेलियर होते हैं। मोर यूज ऑफ जैसे डाइक्लोफिनेक ड्रग, उसके सबसे ज़्यादा यूज़ करने से, बहुत ज़्यादा यूज़ करने से क्या हो सकता है, रीनल फेलियर हो सकता है। ठीक है, तो सारे कॉज समझ में आ गया रीनल, प्री रीनल कॉज के। नेक्स्ट है इंट्रा रीनल कॉज। इंट्रा रीनल कॉज मीन्स क्या होता है, मैंने बताया अभी, किडनी में ही कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से फिल्टर वो नहीं कर पा रहा है, और हमारा किडनी क्या हो गया, उसका फेलियर हो गया, किडनी फेलियर। उसमें क्या सबसे पहला कॉज है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। आप लोगों को पता हो क्या होता है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। नेक्स्ट है एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस, ठीक है, ये वन ऑफ द मेजर कॉज है। क्या है, मेजर कॉज ऑफ एक्यूट किडनी इंजरी, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस, ठीक है। एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस मीन्स क्या होता है, जो ट्यूबुलर मीन्स क्या होता है, जो PCT DCT ये सब नेफ्रॉन है, वहाँ में कुछ नेक्रोसिस की वजह से क्या हो गया, किडनी मेरा खराब हो गया, सही से फिल्टर नहीं कर पा रहा है। नेक्स्ट है थ्रोम्बोसिस इन ग्लोमेरुलर कैपिलरीज। फिर जो हमारे ग्लोमेरुलर कैपिलरीज है किडनी में, उसमें क्या हो गया, थ्रोम्बोसिस हो गया है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जो ब्लड है वो आ ही नहीं पा रहा है नेक्स्ट वाले सेक्शन में, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, फिल्टर नहीं हो पा रहा है। तो ये क्या हो गया, रीनल कॉज। रीनल कॉज में क्या है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस एंड थ्रोम्बोसिस इन ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, ठीक है। नेक्स्ट हमारा रीनल कॉज, ठीक है, सॉरी, ये हमारा क्या होगा, पोस्ट रीनल कॉज। ये हमारा क्या है, ये क्या है, पोस्ट रीनल कॉज, ठीक है। पोस्ट रीनल कॉज में क्या क्या आता है हमारा, ब्लैडर स्टोन, ब्लैडर में स्टोन है, यूरेटर में स्टोन है, तो क्या आ रहा है, किडनी अपना फंक्शन तो कर ही रहा है, वो तो यूरिन को प्रोड्यूस कर ही रहा है, बट क्या हो रहा है, यूरिन बाहर नहीं जा रहा है, जिसकी वजह से क्या हो गया है, किडनी फेलियर हो गया, उसमें इकट्ठा हो रहा है यूरिन। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट है BPH, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया, इसकी वजह से भी हो सकता है। उसके बाद क्या है, यूरेट्रिक फाइब्रोसिस, यूरेटर में फाइब्रोसिस की वजह से क्या हो रहा है, यूरिन पास आउट नहीं हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्यूट रीनल फेलियर। तो समझ में आ गया, कॉज अच्छे से क्लियर हो गया, प्री रीनल कॉज क्लियर हो गया, इंट्रा रीनल कॉज क्लियर हो गया। ओके, हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग क्या देखते हैं, व्हाट इज, ओके, तो हम लोगों ने कॉज क्या क्या देखा रीनल फेलियर का, प्री रीनल कॉज, इंट्रा रीनल कॉज एंड पोस्ट रीनल कॉज, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कुछ और रीनल कॉजेज हैं जो कि नेफ्रोटॉक्सिन की वजह से होते हैं, जो कि किडनी का टॉक्सिन कौन कौन सा है, कौन कौन सा चीज़ है जो किडनी के लिए टॉक्सिक है, वो अगर हमारे बॉडी में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, एक्यूट रीनल इंजरी। तो कौन कौन से टॉक्सिन है, सबसे पहला इसमें है चाइनीज़ हर्ब, इसका सिर्फ नेम आप थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट ही नहीं है, ठीक है। चाइनीज़ हर्ब है, एम्फोटेरिसिन B है, सिस्प्लेटिन है, एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक है, उसका मिसमैच BT, मिसमैच्ड ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से भी एक्यूट किडनी इंजरी हो सकता है, ठीक है। सबसे पहले क्या हो गया, चाइनीज़ हर्ब, एम्फोटेरिसिन B, सिस्प्लेटिन, एमिनोग्लाइकोसाइड्स एंड मिसमैच्ड BT, क्लियर हो गया, इजी है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं मार्कर, व्हाट इज द मार्कर ऑफ एक्यूट किडनी इंजरी। जब एक्यूट किडनी इंजरी होगा तो कौन कौन से मार्कर जो हमारे ब्लड में प्रेजेंट हो गए, यूरिन में प्रेजेंट होंगे, वो क्या हो सकते हैं। सबसे पहला इसमें क्या है, NGAL, न्यूट्रोफिल ग्लूटिनस एसोसिएटेड लिपोकैल्सिन, NGAL प्रेजेंट हो सकता है, कीम फर्स्ट हो सकता है, कीम फर्स्ट का फुल फॉर्म क्या होता है, किडनी इंजरी मॉलिक्यूल, ठीक है, ये प्रेजेंट हो सकता है, एंड इंटरल्यूकिन 18। तो ये सब क्या है, मार्कर्स ऑफ एक्यूट किडनी इंजरी है। क्या क्या हो गया, NGAL, कीम फर्स्ट एंड इंटरल्यूकिन 18, क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ते हैं, व्हाट इज द फेजेस ऑफ AKI, ठीक है।
जब एक्यूट किडनी इंजरी होगा तो किस किस फेज़ का कौन कौन सा कितना ड्यूरेशन होता है और उसमें कितना कितना किडनी खराब होता है, ये सब पता करते हैं। मेनली सिंपल है, उसका 4 फेज़ होते हैं, कहीं कहीं किसी किसी बुक में 3 फेज़ भी आपको मिलेगा, बट मेनली इसके 4 फेज़ होते हैं। सबसे पहला है इनिशिएशन फेज़, ठीक है, ये होता है फ्रॉम 0 to 2 days। नेक्स्ट है ओलिगोरिक फेज़, ठीक है, ये होता है 2 days to 2 weeks तक। उसके बाद क्या होता है डाययूरेटिक फेज़, ये होता है फ्रॉम 2 weeks to 4 weeks। उसके बाद क्या है रिकवरी फेज़, जब किडनी रिकवर होने लगता है, रिवर्सिबल है क्योंकि AKI, तो उसमें क्या होता है, ये होता है मोर देन 4 weeks तक। क्लियर हो गया क्या होता है फेजेस ऑफ AKI, क्या होता है इनिशिएशन फेज़, ओलिगोरिक फेज़, डाययूरेटिक फेज़ एंड रिकवरी फेज़, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फेजेस ऑफ AKI क्या हो गया, इनिशिएशन, ओलिगोरिक, डाययूरेटिक एंड रिकवरी। इसका ड्यूरेशन हो गया 0 to 2 days, फ्रॉम 2 days to 2 weeks, फिर 2 weeks to 4 weeks एंड मोर देन 4 weeks क्या होता है रिकवरी फेज। क्लियर होगा यहाँ तक। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं व्हाट इज द क्लिनिकल फीचर ऑफ AKI। कोई पेशेंट हमारे पास आएगा एक्यूट किडनी इंजरी को लेकर, तो कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स लेकर आएगा, वो हम लोग क्या है, सबसे पहला इसमें हाइपर टेंशन। पेशेंट को हाइपर टेंशन होगा, क्यों हाइपर टेंशन होगा, क्यों, क्योंकि किडनी क्या हो रहा है, जो भी ब्लड है उसमें जो नाइट्रोजनस वेस्ट है, जो एक्सेस वाटर है उसको किडनी रिमूव नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारे ब्लड वेसल्स में क्या होंगे, ब्लड होंगे बहुत ज़्यादा मतलब फ्लूइड होगा, जिसकी वजह से क्या होगा हाइपरटेंशन। उसके बाद एनीमिया हो जाएगा, क्योंकि एनीमिया क्यों होगा, क्योंकि एक्यूट किडनी इंजरी है, क्या है जो एरिथ्रोपोइटिन है वो सही से सिक्रीट नहीं हो पा रहा होगा किडनी से, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा एनीमिया हो जाएगा। नेक्स्ट है हाइपोकैल्सीमिया, सेम किडनी सही से फंक्शन नहीं कर रहा है। किडनी का फंक्शन ये भी होता है कि वो विटामिन D3 के सिंथेसिस को प्रोमोट करता है, ठीक है। तो किडनी में इंजरी हो गया है तो प्रोमोट नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से कैल्शियम का अमाउंट घट जाएगा हमारे ब्लड में। नेक्स्ट है ओलिगुरिया, यूरिन आउटपुट कम जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। नेक्स्ट है चेस्ट पेन होगा, ठीक है, क्योंकि फ्लूइड हार्ट, इसमें क्या होगा क्रॉनिक हार्ट फेलियर की वजह से चेस्ट पेन होगा, ठीक है। तो चेस्ट पेन भी इसका एक क्लिनिकल फीचर है। उसका मसल क्रैम्प्स होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स हैं ही नहीं, पोटेशियम, कैल्शियम, जो भी इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए, सोडियम, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा मसल पेन होगा पेशेंट को। उसमें GIT ब्लीडिंग होगा। GIT ब्लीडिंग क्यों होगा, क्योंकि जो नाइट्रोजनस वेस्ट है, अमोनिया, ये सब क्या करते हैं, अगर बॉडी से बाहर नहीं निकलेंगे तो क्या हो जाएगा, वो हमारे GIT में रहेंगे, और GIT को कि जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसको क्या करेंगे, इरिटेट करेंगे, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा GIT ब्लीडिंग होगा। उसके बाद क्या होगा मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा। उसके बाद क्या होगा कुष्माल रेस्पिरेशन देखने को मिलेगा। कुष्माल रेस्पिरेशन पता है क्या होता है, क्या होता है कि मतलब एक इरेगुलर रेस्पिरेशन, मीन्स कभी पेशेंट का हार्ट रेट बढ़ गया, घट गया, फिर नॉर्मल हो गया, कुछ भी हो सकता है, उसको क्या बोलते हैं कुष्माल ब्रीदिंग। ये कब मिलता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस में, ठीक है। तो क्लिनिकल फीचर्स में क्या क्या हो गया समझ में आ गया, हाइपरटेंशन, एनीमिया, हाइपोकैल्सीमिया, ओलिगुरिया, चेस्ट पेन, मसल क्रैम्प, GIT ब्लीडिंग, मेटाबॉलिक एसिडोसिस एंड कुष्माल ब्रीदिंग। क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारा होता है डायग्नोसिस टू आइडेंटिफाई एक्यूट रीनल फेलियर। तो क्या होता है डायग्नोसिस में, क्या क्या करते हैं हम लोग, सिंपल सी बात है कि AFT करते हैं, उसके बाद यूरिन एनालिसिस करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे EBG करेंगे, इनकी मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो रहा है पेशेंट को, और क्या होगा इलेक्ट्रोलाइट देखेंगे। तो देखिए इसमें क्या होता है KFT में क्या मिलेगा हमें, सीरम क्रिएटिनिन और ब्लड यूरिन नाइट्रोजन क्या होगा, सॉरी, इसका अमाउंट क्या हो जाएगा, बढ़ा हुआ मिलेगा आपको, ठीक है। सीरम क्रिएटिनिन एंड ब्लड यूरिन नाइट्रोजन का अमाउंट बढ़ा हुआ मिलेगा एक्यूट किडनी इंजरी में। क्लियर हो गया। उसके बाद USG में हम देखते हैं किडनी के साइज को देखने के लिए USG करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे ABG करेंगे टू सी व्हाट इज मेटाबॉलिक, ओके। एक्यूट किडनी इंजरी में हम लोग डायग्नोसिस तक पढ़ लिए थे। अब देखते हैं व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ AKI, ठीक है। तो AKI को कैसे हम लोग ट्रीट करेंगे, तो हम लोग ट्रीट करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हुआ होगा, जैसे सोडियम और पोटेशियम जो हम पढ़े थे, सोडियम और पोटेशियम का इम्बैलेंस होगा उसको ट्रीट करेंगे। सोडियम क्या होगा लेस होगा एंड पोटेशियम का अमाउंट बढ़ जाएगा, तो जो लेस सोडियम उसको ट्रीट करने के लिए क्या देंगे 3% NaCl, ओके। एंड जो पोटेशियम बढ़ा हुआ है मीन्स हाइपर कैलेमिया है, हाइपर कैलेमिया के ट्रीटमेंट के लिए क्या देंगे कैल्शियम ग्लूकोनेट देंगे, ठीक है। उसके बाद इंसुलिन देंगे एंड डायबिटिक्स देंगे, ठीक है। ऐसे ट्रीट करेंगे हम लोग इलेक्ट्रोलाइट करेक्शन को, ऐसे ट्रीट करेंगे। नेक्स्ट है हमारा मेटाबॉलिक एसिडोसिस भी होगा। हम लोग ABG जब करेंगे, जब AKI होगा पेशेंट का, उसका ABG करेंगे तो हमें पता चलेगा कि उसका pH कम हो जाएगा ब्लड का, तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा। उसको ट्रीटमेंट के लिए क्या देंगे हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, SBC। नेक्स्ट है BP भी कंट्रोल करेंगे हम लोग, क्योंकि देखिए किडनी में क्या होगा, किडनी में जब इंजरी होगा तो जो भी उसका फंक्शन है वो उसका हैम्पर होगा। तो वो उसका फंक्शन क्या है किडनी का, pH बैलेंस भी करना है, BP बैलेंस भी करना है। तो BP बैलेंस नहीं होगा, BP बढ़ जाएगा, तो उसको ट्रीटमेंट के लिए क्या करेंगे हम लोग लोबेटालॉल देंगे, लोबेट, बट इट इज़ कंट्राइंडिकेटेड इन COPD, ओके। नेक्स्ट है कि अगर सबसे लास्ट स्टेज में हम लोग हीमोडायलिसिस करेंगे। जब इन सारी चीज़ों को करने के बाद
अगर हमारा AKI कंट्रोल नहीं हो रहा है फिर हम लोग क्या करेंगे लास्टली हेमोडायलिसिस। क्लियर हो गया, हमारा AKI यहाँ पे फिनिश। हम नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज क्रॉनिक किडनी डिजीज़। क्रॉनिक किडनी डिजीज़ क्या होता है, हम लोग पढ़े थे क्लास में अभी क्या होता है क्रॉनिक किडनी डिजीज़। तो वो क्या है इरिवर्सिबल है, ठीक है, इरिवर्सिबल है और वो क्या प्रोग्रेसिव है। AKI क्या था, वो रिवर्सिबल था और वो एक्यूट सडन था, कम ड्यूरेशन के लिए था। बट ये क्या है मोर देन AKI से ज़्यादा डेंजरस है, ठीक है। इट इज़ इरिवर्सिबल एंड प्रोग्रेसिव डैमेज ऑफ किडनी। ओके, इट इज़ इरिवर्सिबल, याद रखिएगा, इरिवर्सिबल एंड प्रोग्रेसिव डैमेज ऑफ किडनी। ओके, एंड क्रॉनिक रीनल फेलियर रिक्वायर डायलिसिस एंड किडनी ट्रांसप्लांट। ठीक है, इसको ट्रीट करने के लिए अगर वेरी हाई ग्रेड अगर क्रॉनिक किडनी फेलियर होगा, हम लोग पढ़ेंगे अभी ग्रेड्स ऑफ क्रॉनिक किडनी फेलियर। अगर हाई ग्रेड क्रॉनिक किडनी फेलियर होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, हीमोडायलिसिस या फिर किडनी ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा उसको ट्रीटमेंट करने के लिए। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं व्हाट इज द कॉजेज ऑफ CRF, क्रॉनिक किडनी फेलियर या फिर क्रॉनिक किडनी डिजीज या फिर क्रॉनिक रीनल फेलियर। तो हम लोग पढ़े थे AKI में क्या क्या कॉजेज पढ़े थे हम लोग, रीनल कॉज पढ़े थे, उसके बाद प्री रीनल कॉज पढ़े थे, उसके बाद पोस्ट रीनल कॉज पढ़े थे। तो उसका कॉज वैसा नहीं है, इसमें सिंपल कॉज क्या क्या है, डायबिटिक नेफ्रोपैथी, सही बात है, डायबिटिक नेफ्रोपैथी होगा। उसके बाद हाइपरटेंसिव नेफ्रोपैथी इसका कॉज है। नेक्स्ट है इसका ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। नेक्स्ट है टिबुलो इंटरस्टिशियल डिजीज़। टिबुलो इंटरस्टिशियल डिजीज़ क्या होता है पता है आप लोगों को। उसके बाद सिक्कल सेल एनीमिया है इसके कॉजेज। और नेक्स्ट क्या है ऑटो इम्यून कंडीशन। ठीक है, तो इसको क्या है कॉजेज ऑफ क्रॉनिक किडनी डिजीज़ क्या क्या हो गया, डायबिटिक नेफ्रोपैथी, हाइपरटेंसिव नेफ्रोपैथी, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, टिबुलो इंटरस्टिशियल डिजीज़, सिक्कल सेल एनीमिया एंड ऑटो इम्यून कंडीशन की वजह से भी क्रॉनिक किडनी डिजीज हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया डिफिनेशन एंड कॉजेज। अब हम लोग पढ़ते हैं व्हाट इज द ग्रेड ऑफ क्रॉनिक किडनी डिजीज। ठीक है, उसका हम लोग पढ़ेंगे उसका ट्रीटमेंट, फिर फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। ओके, पर पढ़ते हैं, फिर हम डिसाइड करेंगे कि कौन कौन से ग्रेड है क्रॉनिक किडनी डिजीज के। ठीक है, पहले GFR को समझते हैं, क्या होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। GFR क्या होता है, तो हमारा किडनी एक रेट है, ठीक है, मतलब पार्टिकुलर टाइम में हमारा किडनी जो हमारा ग्लोमेरुलस है वो कितने यूरिन को फिल्टर कर पा रहा है। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। क्लियर हो गया। अब इसको एस्टिमेट, इसको मेजर करने के लिए हमारे पास कुछ मेथड है, कुछ फॉर्मूलाज है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं GFR को मेजर करने के लिए। ठीक है, तो कौन कौन सा फॉर्मूला है इसको याद रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहला है हमारा सिस्टैटिन C मेथड, नेक्स्ट है इन्युलिन क्लियरेंस, नेक्स्ट है क्रिएटिनिन क्लियरेंस एंड नेक्स्ट है कॉक-क्रॉफ्ट गॉड फॉर्मूला। ठीक है, तो ये 4 मेथड्स हैं जिससे हम एस्टिमेट कर सकते हैं किसी पेशेंट के किडनी के GFR को। क्लियर हो गया। अब ये एक बहुत फेमस फॉर्मूला है जो बहुत सिंपल भी है टू कैलकुलेट GFR ऑफ ए पेशेंट। तो किसी पेशेंट को GFR को कैलकुलेट करने के लिए ये सबसे सिंपल फॉर्मूला है। तो क्या फॉर्मूला है, फॉर मेल पेशेंट एंड फॉर फीमेल पेशेंट। फॉर मेल पेशेंट क्या है 140 माइनस एज ऑफ पेशेंट इंटू वेट ऑफ पेशेंट। ओके, 140 माइनस एज ऑफ पेशेंट इंटू वेट ऑफ पेशेंट अपॉन 72 इंटू सीरम क्रिएटिनिन। समझ में आ गया क्या होगा, 140 माइनस एज इंटू वेट ऑफ पेशेंट अपॉन 72 इंटू सीरम क्रिएटिनिन। जो भी सीरम क्रिएटिनिन का वैल्यू होगा पेशेंट में उसको हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला में पुट करेंगे तो GFR कैलकुलेट हो जाएगा फॉर मेल पेशेंट। एंड फॉर फीमेल क्या करना है, बस ये फॉर्मूला सेम है, इसमें क्या करना है 0.85 का मल्टीप्लाई कर देना। क्लियर हो गया। इस फॉर्मूले में अगर हम 0.85 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो GFR कैलकुलेट हो जाएगा किसके लिए, फीमेल्स के लिए। समझ में आ गया GFR क्या होता है, इसको कैसे एस्टिमेट करेंगे। क्लियर हो गया। अब देखिए अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ GFR हम लोग डिसाइड करेंगे कि कौन से ग्रेड का CKD है। ठीक है, और ग्रेड पता होने के बाद ही हम लोग ट्रीट कर सकते हैं CKD के इजीली। क्लियर हो गया। तो GFR अगर 90 होगा, 90 ml पर मिनट, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे ग्रेड 1। फिर अगर 90 to 60 होगा मीन्स घटते चला जाएगा GFR, घटते चला जाएगा। क्यों, क्योंकि किडनी का फंक्शन हैम्पर हो रहा है तो GFR कम होगा। तो ठीक है, तो GFR डिक्रीज होते जाएगा। क्लियर हो गया। तो पहले 90 था उसको ग्रेड 1 बोल रहे थे, फिर 60 to 90 है तो ग्रेड 2, फिर 59 to 30 है उसको क्या बोलेंगे ग्रेड 3, फिर क्या हो गया 29 to 15 है तो ग्रेड 4 एंड लेस देन 15 अगर GFR होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे मोस्ट डेंजरस CKD। ठीक है, जिसको बोलते हैं ग्रेड 5 CKD। क्लियर हो गया। तो ईजिली याद हो जाएगा आपको। ठीक है, देखिए सबसे पहले 90 याद करना है, उसका क्या होगा 30 कम कर देना है, 90 तो 60 हो गया, फिर 59, फिर 30 कम कर देना है तो 59 से 30, फिर 39 से क्या हो जाएगा, सॉरी 30 से क्या होगा 29, फिर 15, फिर लेस देन 15 हो गया ग्रेड 5 CKD। अब देखिए इसको ट्रीट कैसे करना है। अगर ग्रेड 1, 2, 3 CKD पेशेंट को है
तो हम लोग ट्रीट कर सकते हैं इजीली। जैसे हम लोग AKI में ट्रीट किए थे, उसका इलेक्ट्रोलाइट को ठीक करके, ठीक है, उसके BP को ठीक करके, जो भी सिम्टम्स है उसको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देकर हम ठीक कर सकते हैं, ठीक है, पेशेंट को। बट अगर ग्रेड 4 एंड ग्रेड 5 CKD है तो क्या हो जाएगा, किडनी ट्रांसप्लांट मैंडेटरी है। इसको क्या देना पड़ेगा हमें इस पेशेंट को, रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी, मीन्स या तो डायलिसिस करना है, हीमोडायलिसिस, या फिर क्या करना है, उसको किडनी ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा पेशेंट को। क्लियर हो गया? तो क्लियर हो गया व्हाट इज GFR एंड व्हाट इज द ग्रेड ऑफ CKD अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ GFR। क्लियर हो गया? ग्रेड 5 तक होता है, ट्रीटमेंट कैसे करना है लिखा हुआ है, क्लियर हो गया। ग्रेड 4 5 में क्या करना है, रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी देना है। इसको क्या देना है, इसको, इस पेशेंट को मैं लिख देता हूँ, क्या देना है, रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी। क्लियर हो गया? इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज द ट्रीटमेंट। सबसे पहले पढ़ेंगे कुछ क्लिनिकल फीचर्स ऑफ CKD, उसका जस्ट उसके सामने पढ़ेंगे इसका क्या ट्रीटमेंट होगा। क्लियर हो गया? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर कंटिन्यू करते हैं। ओके, आगे क्या है, ओके, तो आगे है हमारा स्टेजेस ऑफ CKD। CKD में क्या क्या स्टेजेस है, 3 स्टेज है, ठीक है, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट बुक में लिखा हुआ था तो मैंने लिख दिया आपके यहाँ पे। सबसे पहला है डिमिनिश्ड रीनल रिजर्व, मीन्स किडनी फंक्शन कुछ डिमिनिश्ड होगा, कुछ कम होगा। रीनल एफिशिएंसी मीन्स GFR बहुत कम हो जाएगा। ESRD मीन्स क्या होता है, इंड स्टेज रीनल डिजीज, मीन्स ग्रेड 4 5 का डिजीज, जिसमें क्या होता है कि किडनी ट्रांसप्लांट या फिर हीमोडायलिसिस का रिक्वायरमेंट हो जाता है। तो ये सब स्टेजेस है, 3 स्टेज का सिर्फ नेम याद रखिएगा, ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट हमारे क्लिनिकल फीचर्स, तो ये क्लिनिकल फीचर्स सारे ऑर्गन में दिखेगा, ठीक है, जो भी ऑर्गन है, जैसे हमारा हार्ट है, किडनी है, स्किन है, सारे ऑर्गन में, इंडोक्राइन ऑर्गन्स है, उन सब में जब किडनी CKD होगा तो उसका इफेक्ट दिखेगा, ठीक है। तो हार्ट में क्या होगा, इस्चेमिया एंड हाइपरटेंशन, ठीक है, और भी इसमें कुछ होगा बट इस्चेमिया एंड हाइपरटेंशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसका CNS में क्या होगा, अल्टर्ड सेंसोरियम एंड पेरिफेरल न्यूरोपैथी। नेक्स्ट हमारा एंडोक्राइन भी हैम्पर होगा, जिसमें क्या होगा, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन का अमाउंट कम जाएगा, प्रोलैक्टिन का अमाउंट बढ़ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, एरिथ्रोपोइटिन का अमाउंट भी कम जाएगा, क्योंकि CKD है तो किडनी का होगा, एरिथ्रोपोइटिन सीक्रेट नहीं कर पाएगा सही से, तो क्या होगा, एरिथ्रोपोइटिन का भी अमाउंट कम जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, एनीमिया हो जाएगा पेशेंट को। नेक्स्ट है कि बोन में क्या होगा, हाइपर पैराथायरिज्म, ठीक है, PTH का अमाउंट बढ़ जाएगा, जिससे क्या होगा, बोन का रिजॉर्प्शन होगा। नेक्स्ट है GI ब्लीडिंग होगा, ठीक है, पेप्टिक अल्सर डिजीज होगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा। इसके बाद फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की वजह से एडीमा भी होगा पेशेंट को, ठीक है। तो सब क्या है, क्लिनिकल फीचर्स ऑफ CKD। सबसे पहले क्या हो गया, इस्चेमिया एंड हाइपरटेंशन। नेक्स्ट है अल्ट्रा सेंसोरियम पेरिफेरल न्यूरोपैथी। नेक्स्ट है हमारा एस्ट्रोजन पोजीशन का अमाउंट कम जाएगा, प्रोलैक्टिन का अमाउंट बढ़ जाएगा, एरिथ्रोपोइटिन का अमाउंट कम जाएगा। एनीमिया, बोन में क्या होगा, बोन रिजॉर्प्शन होगा, GI ब्लीडिंग होगा, पेप्टिक अल्सर डिजीज होगा। नेक्स्ट है मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा एंड फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस की वजह से क्या होगा, एडिमा होगा। क्लियर हो गया? फास्ट नहीं हो रहा है ना, ठीक है ना। नेक्स्ट है व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ CKD को कैसे ट्रीट करेंगे, तो हम लोग देखते हैं किस किस कॉज की वजह से CKD हो रहा है, उसको ट्रीट करेंगे पहले, उसके बाद तो हीमोडायलिसिस करना ही है लास्टली, ठीक है। तो नेक्स्ट सबसे पहला क्या है, फॉर डायबिटिक पेशेंट क्या करना है हमें, डायबिटीज़ अगर किसी पेशेंट को है, जैसे डायबिटिक न्यूरोपैथी, डायबिटिक नेफ्रोपैथी की वजह से अगर CKD हो रहा है, तो हमें ये ध्यान रखना है कि पेशेंट का जो HbA1c का लेवल है वो लेस देन 7% होना चाहिए, ठीक है। ये तो ध्यान रखना ही है कि इसका लेवल क्या क्या होना चाहिए, लेस देन 7%। बट ये भी ध्यान रखना है कि अगर पेशेंट का GFR मीन्स ग्रेड 4 का पेशेंट है, ठीक है, ग्रेड 3 4 का पेशेंट है, तो उसका GFR अगर लेस देन 45 है तो क्या करना पड़ेगा, हमें मेटफॉर्मिन को स्टॉप कर देना है, ठीक है। इतना मेंटेन करना है HbA1c, और अगर GFR लेस देन 45 है तो क्या करना है, मेटफॉर्मिन को स्टॉप करना है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट हमारा BP को कंट्रोल करना है बाई यूजिंग ACE इनहिबिटर एंड डाययूरेटिक्स। नेक्स्ट है विटामिन D का सिंथेसिस भी किडनी करता है, वो कम जाएगा, आप लोगों को पता है, तो क्या करना पड़ेगा हमें, विटामिन D देना पड़ेगा पेशेंट को, क्योंकि CKD में क्या होता है, विटामिन D का डिफिशियंसी हो जाता है, ठीक है, सिंथेसिस कम जाता है। नेक्स्ट है एरिथ्रोपोइटिन भी कम जाएगा पेशेंट में, क्योंकि CKD का पेशेंट है, एरिथ्रोपोइटिन क्या होता है, किडनी से सीक्रेट होता है, तो इसका भी अमाउंट कम जाएगा, तो क्या हो जाएगा पेशेंट में, इसीलिए एनीमिया हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या देते हैं इस केस में, रिकम्बिनेंट एरिथ्रोपोइटिन, क्या देते हैं, रिकम्बिनेंट एरिथ्रोपोइटिन। नेक्स्ट है हाइपरकैलेमिया को कैसे ट्रीट करेंगे, तो पता है हाइपरकैलेमिया को कैसे ट्रीट करेंगे, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है इसका पोटेशियम बाइंडर का यूज़ करेंगे, जिसका एग्जाम्पल है सोडियम पॉलीस्टाइरिन सल्फेट। तो क्लियर हो गया ये सब, ओके। तो इसका हम लोग क्या क्या पढ़ लिए CKD में, सारा चीज़ पढ़ लिए, डिफिनेशन पढ़ लिए, ठीक है, उसका प्रोसेस देख लिए, स्टेज देख लिए, क्लिनिकल फीचर्स देख लिए, कुछ ट्रीटमेंट भी देख लिए, ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज़ हीमोडायलिसिस, ठीक है, उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो हीमोडायलिसिस अच्छे से पढ़ेंगे, हीमोडायलिसिस में पढ़ेंगे, फिर पेरिटोनियल डायलिसिस पढ़ेंगे, ओके। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ओके एंड बाय बाय, टेक केयर, ओके। नोट डाउन कर लीजिए इसको।